बच्चों पॉइंट ऐसा है कि टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ सेकेंड चैप्टर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। गेटिंग दैट? जब हमने कहा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 तो सबसे पहले ये जो एक स्पेसिफिक लॉ है, अब इसे मैं स्पेसिफिक लॉ क्यों कह रहा हूं? व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड स्पेसिफिक लॉ? द रीजन, ये सिर्फ बायर एंड सेलर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओनली बायर एंड सेलर के बीच में जो भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होता है बिजनेस से रिलेटेड उनके, बरोबर है, उसे ये कवर करता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। गेटिंग दैट एवरीवन? ओके, उसे ये कवर करता है। बायर सेलर, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द वर्ड बायर एंड सेलर। उनके बीच जो भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं, उससे रिलेटेड एग्रीमेंट्स। बच्चों ये बायर एंड सेलर आगे चल के, बच्चों क्या बोलते हैं ना उसको, समधी भी बन सकते हैं ना, बेटा बेटी की शादी भी हो सकती है, इससे रिलेटेड नहीं है बच्चों। आई सेड ओनली बिजनेस से रिलेटेड, इसलिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट। स्क्रीन दिख रहा है बच्चों अभी? ओके, कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? ओके, सो कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट। तो दैट इज व्हाई यूज द वर्ड कि हमने जो सेकेंड टॉपिक शुरू किया ना, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही ब्रांच है, बट इट डील्स विथ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड आई होप यू अंडरस्टूड द वर्ड स्पेसिफिक फॉर्म। स्पेशल, स्पेसिफिक मतलब स्पेशल, एंड दैट स्पेशल इज नथिंग बट बायर एंड सेलर के बीच में होने वाले एग्रीमेंट्स इसमें कवर किए जाते हैं, बराबर है। बायर एंड सेलर, सबको मालूम है कि बायर एंड सेलर जब बिजनेस करते हैं बार्गेनिंग होती है। बार्गेनिंग होती है मतलब ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है, एनफोर्सेबल होता है। तो बच्चों उस कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलेट करने के लिए एक स्पेशल एक्ट बनाया गया, एंड ये स्पेशल एक्ट को उन्होंने क्या नाम दे दिया बच्चों? जरा टाइप करेंगे, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया लेक्चर मेरा स्टार्टिंग में। ये बायर सेलर के बीच में जो भी एग्रीमेंट होगा, स्पेशली बच्चों इसको एनफोर्स करने के लिए स्पेशल एक्ट बनाया हमारे पार्लियामेंट ने, और उसको नाम दे दिया द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। बच्चों दिस सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये जो भी सेल एंड परचेज से रिलेटेड होगा कि नहीं, गुड्स के सेल एंड परचेज से रिलेटेड जितना भी बच्चों रूल्स रेगुलेशंस एग्रीमेंट्स होंगे, ये एक्ट के थ्रू डिफाइन किए जाएंगे, अमेंड किए जाएंगे। एंड जैसे कि मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ाया था बच्चों, इसको भी वैसे ही पढ़ाऊंगा। ये जो हमें अभी हमने स्पेसिफिक एक्ट पढ़ने को चालू किया है, विच इज अ ब्रांच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बच्चों इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। आपके बुक में लिखा है ना, लेकिन यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो इट। अब आप क्या बोलोगे? इवन सेल ऑफ गुड्स एक्ट बच्चों इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, एंड इट केम इनटू फोर्स। बच्चों डेट क्या याद रखेंगे? इट केम इनटू फोर्स 1 जुलाई 1930। बाय हेड कर लो। जब मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पूछा तो बहुत बच्चों ने याद करके 1 सितंबर आंसर दिया। वैसे बच्चों सेल ऑफ गुड्स एक्ट का पूछा जाए तो 1 जुलाई बच्चों इस दिन ये एक्ट हमारे इंडिया में शुरू हुआ, केम इनटू फोर्स 1 जुलाई 1930, and this is applicable to whole of India. And this special act बच्चों it is a specific, आप बोल सकते हो, form of contract which is existing between buyer and seller. Of course business से related है बच्चों agreements। मैंने कहा ना बायर एंड सेलर आगे चल के समधी भी बन सकते हैं। बायर की लड़की का सेलर के लड़के का शादी हो गई, ये अलग से उनका रिलेशन है, वो बात यहाँ डिस्कस नहीं होगी। उनके से बिजनेस से रिलेटेड। आई होप यू अंडरस्टूड। बच्चों सेलर ने बायर को गुड्स बेचा, बायर ने पेमेंट नहीं किया तो सेलर को क्या क्या लीगल रेमेडी मिलेगी, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ेंगे।
सेलर ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो बायर को लीगल रेमेडी क्या मिलेगी, बायर ने ब्रीच किया तो सेलर को लीगल रेमेडी क्या मिलेगी, बराबर है। फिर बच्चों आपने सुना होगा जब आप गुड्स खरीदने जाते हो तो वारंटी शब्द सुना है कि नहीं, गारंटी वारंटी ऐसे कुछ शब्द सुने कि नहीं आप लोगों ने, बराबर है। तो बच्चों गारंटी वारंटी शब्द जो है बच्चों वो, एक मिनट बच्चों, ओके ओके स्टूडेंट, सो इंट्रोडक्शन आई होप सबको क्लियर है। हम जो एक्ट पढ़ने जा रहे हैं आइडिया आगे बच्चों एक्ट की, बराबर है। बायर एंड सेलर के ऊपर बच्चों, बायर एंड सेलर के ऊपर अगर लॉफुली हमको इनसे कुछ करवाना है तो कोई ना कोई एक्ट होना चाहिए कि नहीं, हमारे गवर्नमेंट को कोई ना कोई एक्ट बनाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए, एंड उसी कानून के दायरे में रहकर बच्चों सारा व्यवहार होना चाहिए कि नहीं बायर एंड सेलर के बीच में। तो ये जो स्पेशल कानून बनाया गया, बराबर है, इसी को सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 नाम दे दिया गया, बराबर है। ये एक्ट बच्चों अमेंड भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, बराबर है। बायर एंड सेलर के हिसाब से चल भी सकता है, बायर एंड सेलर जैसा चाहिए वैसा एग्रीमेंट कर भी सकते हैं। एंड ये एक्ट बच्चों कुछ जगहों पे, नॉट ऑल, कुछ जगहों पर कोई भी एग्रीमेंट करने की फ्रीडम नहीं देता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, यानी एक तरह से वो फ्रीडम भी दे रहा है, कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करना है तो रिस्ट्रिक्ट भी करेगा। ये लाइन समझा सबको। ये एक्ट ऐसा है ना कि बायर एंड सेलर को पूरी छूट दी गई है कि वो अपना बिजनेस से रिलेटेड कोई भी एंड कैसा भी एग्रीमेंट कर सकते हैं। एंड कुछ जगहों पर इस एक्ट ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी डाले हैं जो सबको स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे। सुना सबने सबको, मतलब बायर एंड सेलर को। तो बच्चों ये एक्ट पढ़ने को शुरू कर रहे हैं अभी हम लोग आज के लेक्चर में। एंड बच्चों टू अंडरस्टैंड दिस लॉ एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जरा याद करो जब मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाने को चालू किया था, स्पेशली यूनिट नंबर 1, बहुत टाइम लिया था, याद है बच्चों, मैं एक एक टर्म्स डिस्कस कर रहा था आपसे। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या, एग्रीमेंट का मतलब क्या, प्रॉमिस का मतलब क्या, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ का मतलब क्या, एक एक टर्म हम डिस्कस करते जा रहे थे। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े, फिर हमने अलग अलग बेसिस पढ़ा उसका। तो बच्चों ये भी एक्ट में हमें क्या करना है, क्योंकि ये एक्ट गुड्स, सेलर, बायर इनसे रिलेटेड है, इसलिए बच्चों पहले हमें लॉ के नजरिए से देखना होगा कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इस एक्ट में यूज किए गए कुछ टर्म्स जो बार बार हमारे सामने आएंगे, बराबर है, वो टर्म्स को हमें क्लियरली समझना जरूरी है ताकि आने वाला एक्ट हमको काफी अच्छे से क्लियर हो। ये जो लॉ बनाया गया है उसको अच्छे से क्लियरली समझना है, तो उसके अंदर यूज किए गए टर्म्स जिसको हम लोग डेफिनेशन भी कहते हैं, वो टर्म्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। सही है बच्चों। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट वी ट्राई टू बिल्ड द लैंग्वेज ऑफ दिस टॉपिक, या इस एक्ट का लैंग्वेज हम तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। ऐसे बच्चों शब्द जो बार बार एक्ट पढ़ते समय हमारे सामने आएंगे। चलो बच्चों जरा टाइप करो। जब हम कहते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, किसके बीच में होता है, कौन से दो पार्टी के बीच में सेल परचेस होता है। चलो सेल वर्ड ही यूज करता हूं, एक सेलर होगा तो एक बायर होगा ना बच्चों। तो सबसे पहला हमें अंडरस्टैंड करना है टर्म बायर एंड सेलर। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में बायर का मतलब क्या एंड सेलर का मतलब क्या। तो बच्चों अभी मैं आपसे पूछूं ओरली ऐसे कि बायर का मतलब क्या, तो आप बोलेंगे हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहे सर, हमको मालूम नहीं क्या बायर का मतलब। जो गुड्स बाय कर रहा है, बरोबर है, वो बायर है। फिर मैं बोलूंगा सेलर का मतलब क्या, तो आप बोलेंगे जो सेल कर रहा है वो सेलर है। कितना आसान है, कितना इजी है। तो बच्चों आप जो सोच रहे हो एकदम सही है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बायर एंड सेलर के बीच में ही होगा, बात सही है।
लेकिन लॉ कैसे डिफाइन करता है बायर को, जरा ध्यान दो। मैं बायर डिफाइन कर दूंगा ना बच्चों, तो सेलर आप अपने आप डिफाइन कर लेंगे। इतना इजी है ये। चलो जरा बायर का डेफिनेशन सुनो। बायर मीन्स द पर्सन हु नॉट ओनली बाइज गुड्स बट ऑल्सो एग्री टू बाय गुड्स। ये समझा आपको? जो सामान आपसे खरीदेगा, खरीद रहा है, वो तो बायर है ही, लेकिन खरीदने का अगर आपके साथ एग्रीमेंट भी कोई करता है, खरीदा नहीं लेकिन खरीदने का कोई एग्रीमेंट भी करता है, तो एग्रीमेंट करने वाले व्यक्ति को भी हम टाइप करो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बायर बोलेंगे। तो बच्चों वेरी 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 सिंपल डेफिनेशन। बायर मीन्स person who not only buys goods but also who agrees to buy goods. Do you understand my definition? आपको डेफिनेशन समझा? जो खरीदता है, वन हु बाइज, वो तो बायर है ही, बट जो खरीदने का हमसे कॉन्ट्रैक्ट भी करता है, बराबर है, वो भी बायर कहलाएगा। तो बच्चों फिर सेलर को कैसे डिफाइन करेंगे इसी भाषा में? टाइप करेंगे थोड़ा। अगर बायर आपको इतना समझा तो फिर सेलर को ऐसी भाषा में हम कैसे डिफाइन करेंगे? सेलर मीन्स अ पर्सन जो गुड्स बेच रहा है, वो तो सेलर है ही, लेकिन जो बेचने का एग्रीमेंट करता है वो भी सेलर है। वन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल्स। वेरी गुड। हितेन, कुसुम, दिशा सबने अच्छे से लिखा है, पूजा ने भी लिखा है। तो जो व्यक्ति गुड्स बेचता है वो तो सेलर है ही बाय डिफॉल्ट, हो तो हमको समझ में आ रहा है। लेकिन जिसने अभी गुड्स बेचा नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपको गुड्स बेचूंगा, ऐसा कोई एग्रीमेंट भी आपसे करता है कि मैं फ्यूचर में गुड्स बेचूंगा, ऐसा एग्रीमेंट भी कोई करता है, तो वो एग्रीमेंट करने वाले को भी हम सेलर बोलेंगे। बराबर बच्चे, ये दो शब्द हम बार बार यूज करने वाले हैं हमारे लॉ में, तो आपको ये पहले ही लेक्चर में टर्म्स क्लियर हो जाने चाहिए। जरा सबका मैं अप्रूवल चाहूंगा। क्लियर हुआ सबको मैंने जो एक्सप्लेन किया बायर एंड सेलर का डेफिनेशन? यस, एवरीवन अंडरस्टूड? और इसका कोई मीनिंग नहीं है बच्चों। नोट्स पे ध्यान दो, स्क्रीन पे ध्यान दो। कैन यू सी द स्क्रीन एवरीवन? एकदम सिंपल हो जाएगा। देखो बच्चों, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डिफाइंस द टर्म्स। टर्म्स मतलब नए नए कॉन्सेप्ट, मीनिंग जिसको हम कहते हैं, डेफिनेशन। डिफाइंस द टर्म which have been frequently used in the contract act। जो बार बार बच्चों हम एक्ट में यूज करेंगे, पहले उन्हें हम अच्छे से समझ लेते हैं। चलो ए अल्फाबेट ए में आपको क्या दिख रहा है? बायर एंड सेलर का डेफिनेशन। बायर मीन्स पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाय गुड्स। वन हु बाइज गुड्स और एग्रीज टू बाय गुड्स। दिस इज गिवन इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 1। हो गया बच्चों बायर का डेफिनेशन। सेलर मीन्स पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल गुड्स। दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 213। पढ़ाई के लिए बायर का मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप
स्मार्ट तैयारी का साथी। बायर का सेक्शन है 2:1 एंड सेलर की सेक्शन है 2:13। द टू टर्म्स बायर एंड सेलर आर कॉम्प्लीमेंट्री। बच्चों दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब कंप्लीट करते हैं, बराबर है। बायर है तो कोई ना कोई सेलर होगा, सेलर है तो कोई ना कोई बायर होगा। आप समझ गए ना कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या? हेलो, सिर्फ बायर है ऐसा हम बोल सकते हैं क्या? बायर है तो आपको बाय डिफॉल्ट समझ में आ गया सेलर भी होगा, सेलर है मतलब बाय डिफॉल्ट बायर भी है। इसी को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री and represents two parties to a contract for sale of goods. That is why bachcho I asked the first question, which are the parties who enter into contract of sale of goods? Parties to a contract for sale of goods, and the answer was buyer and seller. Both the terms, however, used in the sense wider than their common meaning. Not only the person who buys, but also one who agrees to buy is a buyer. Similarly, seller means not only a person who sells, but also person who agrees to sell. So, bachcho, I think we have completed the first definition. Okay, we have completed the first definition. And बच्चों पहले डेफिनेशन के बाद अब मुझे ये बताओ, बायर एंड सेलर का डेफिनेशन जरा स्क्रीन पे है, ठीक से देखो एंड बताओ बायर एंड सेलर के डेफिनेशन में कॉमन क्या है? चलो ढूंढो। बायर एंड सेलर के डेफिनेशन में आपको कॉमन क्या लगा? हेलो, कॉमन क्या लगा? लेट अस सी। गुड्स, वेरी गुड। गुड्स गुड्स गुड्स। बायर क्या बाय कर रहा है? गुड्स। क्या एग्री कर रहा है बाय करने का? गुड्स। सेलर क्या सेल कर रहा है? गुड्स। क्या एग्री कर रहा है सेल करने का? गुड्स। ओके, तो बच्चों यहां कॉमन वर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड सब्जेक्ट मैटर। बायर एंड सेलर के बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है कि नहीं, दैट इज अंडरस्टूड बच्चों, एग्रीमेंट तो हो ही रहा है, लेकिन वो एग्रीमेंट का सब्जेक्ट मैटर क्या है? दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट किस सब्जेक्ट मैटर पर है? दोनों के बीच के एग्रीमेंट का हीरो कौन है? तो आंसर है गुड्स। अभी समझा बच्चों गुड्स वर्ड? यानी बच्चों नेक्स्ट टर्म जो हम आने वाले लॉ में बार बार पढ़ने वाले हैं, हर जगह ये वर्ड का यूज होने वाला है। एंड जब मैं हर जगह इसका इस्तेमाल करूंगा तब आपने डाउट नहीं पूछने का कि सर गुड्स का मतलब क्या। इसलिए आपको पहले ही समझाया जा रहा है, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ये डेफिनेशन अगर आपको 100% नहीं समझा तो बच्चों आपका आंसर लिखने में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा। अब आपके साथ सीएस के बच्चे नहीं हैं, तो अभी सब सिर्फ सीए के बच्चे हैं मेरे साथ। तो बच्चों मैं इसको गुड्स एंड अदर रिलेटेड टर्म्स को भी बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं। 5 मार्क का 7 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। डिफाइन गुड्स एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स। ये आपको 5 मार्क्स एंड 7 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कॉमन भाषा में, चलो 2 मिनट के लिए यू फॉरगेट अबाउट सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये एक्ट भूल जाओ, कानून भूल जाओ। लेट अस डिस्कस इन कॉमन लैंग्वेज। अगर मैं आपसे कहूं गुड्स का मतलब क्या, जब आपको मैं पूछूं ऐसे ही कॉमन लैंग्वेज में गुड्स मतलब क्या, तो आप क्या कहोगे? कोई आर्टिकल, कोई कमोडिटी, कोई थिंग, वस्तु बोलते हैं ना, सामान, कोई सर सामान वस्तु है कि नहीं, कोई चीज, उसको हम लोग गुड्स बोलते हैं। आप सही हो, आर्टिकल, कमोडिटी और थिंग्स, कोई सामान, ये हमारी कॉमन भाषा में गुड्स है। लेकिन बच्चों बायर एंड सेलर के बीच में
गुड्स को लेकर जो भी एग्रीमेंट होता है बाइंग एंड सेलिंग का, ये गुड्स का एक स्पेसिफिक मीनिंग है, ये गुड्स का एक स्पेसिफिक मीनिंग है अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। हम जो कॉमन भाषा में बोलते हैं ना, कोई वस्तु, कोई सामान, कोई कमोडिटी, वो यहां नहीं चलेगा। जब हम कहते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स को हम डिफाइन करने जा रहे हैं, तो इस एक्ट का कोई एक सेक्शन होगा, वो सेक्शन के हिसाब से बच्चों सेक्शन 27 ये सेक्शन में गुड्स को डिफाइन किया गया है, बहुत ही अलग ही लैंग्वेज में डिफाइन किया गया है बच्चों। चलो मैं अगर आपसे कहूं गुड्स मींस क्या, अभी नोट्स मत देखो, आप जरा थियरी को ठीक से सुनो। बच्चों गुड्स का मतलब क्या, तो एक काम करूं क्या बच्चों मैं, हेलो हेलो सुन रहे हैं, हेलो, हाँ 2 मिनट बच्चों, स्क्रीन से आपका नोट्स निकल जाएगा, मैं थोड़ा लिख के समझाऊं आपको, फिर लिख के समझ के हो गया तब हम नोट्स पढ़ लेंगे, चलेगा? मैं थोड़ा चाहता हूं कि ये थोड़ा लिख के समझाऊं, चलेगा बच्चों? 2 मिनट, हाँ स्क्रीन पे देखो जरा, 2 मिनट बच्चों। हाँ बच्चों स्क्रीन दिख रही है सबको? स्क्रीन दिख रही है? ओके, अभी मैं कुछ लिख रहा हूं, बराबर जरा ध्यान देना, एंड बच्चों समझने की कोशिश करना गुड्स का डेफिनेशन, ठीक है? चलो देखो बच्चों, गुड्स को अगर हम डिफाइन करें अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, आवाज आ रही है बच्चों? जरा रिस्पॉन्स दो, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है बच्चों, ध्यान दो। चलो गुड्स को हम डिफाइन करने जा रहे हैं बच्चों। अगर मैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स को डिफाइन करूं, गुड्स, बच्चों लिख रहा हूं, दिख रहा है सबको? हेलो, दिख रहा है ना? हाँ बच्चों, तो सबसे पहले सेक्शन 27 मैं यूज करूंगा, पहले गुड्स का डिफाइन करने के लिए सेक्शन 27 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ओके स्टूडेंट, अब बच्चों गुड्स का मतलब क्या, तो इधर देखो, गुड्स मींस, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ, एवरी काइंड ऑफ, काइंड लिखा है मैंने, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल, मूवेबल वर्ड समझते हो? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। बच्चों आगे भी है डेफिनेशन, पहले मैं यहां तक रुकता हूं, जरा सुनो। गुड्स का मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल मतलब द प्रॉपर्टी विच कैन बी कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डू यू अंडरस्टैंड, वन प्लेस टू अनदर। बच्चों आपका मोटर व्हीकल है, गाड़ी है, ये सब आपका मोबाइल है, मूवेबल प्रॉपर्टी है कि नहीं, मूवेबल प्रॉपर्टी है कि नहीं, कैन बी कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो बच्चों गुड्स का डेफिनेशन क्या कहता है कि गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, तो एग्जैक्टली अपोजिट सोचो, अपोजिट सोचो जरा अभी। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो देखो मैं रेड कलर में लिख रहा हूं, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जैसे कि लैंड, जमीन, या बच्चों बिल्डिंग,
मुझे ये बताओ, क्या ये मूवेबल है क्या? लैंड, बिल्डिंग, क्या ये मूवेबल है क्या? नहीं बच्चों, ये क्या है? इमूवेबल है ना? तो बच्चों डेफिनेशन अभी शुरू किया है हमने, लेकिन जरा मुझे ये बताओ, लैंड एंड बिल्डिंग गुड्स या नॉट गुड्स एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट? दे आर गुड्स या दे आर नॉट गुड्स? फर्स्ट यू टेक डिसीजन, दे आर नॉट गुड्स। इज दैट ओके? क्योंकि हमारा गुड्स का डेफिनेशन क्या कहता है? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टीज आर नॉट included in the definition of goods, only movable property. So land and building, they are not treated as goods, they are not treated as goods under sale of goods act, क्योंकि सेक्शन 27 की डेफिनेशन में ही लिखा है। इज दैट ओके स्टूडेंट? चलो डेफिनेशन को मैं आगे बढ़ाता हूं। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी other than, so you understand the word other than? Other than means what? Exception. Do you understand? Other than this. So other than what? तो other than मैं अलग पेन से लिखता हूं, other than actionable claims, other than actionable claims, other than actionable claims and money, actionable claims and money, and money. बच्चों when I said other than actionable claim and money, तो ये other than का मतलब exception। बच्चों this actionable claim and money, अगर मैं 2 मिनट के लिए बोल दूं कि ये मूवेबल है, चलो पैसा लेके घूमते कि नहीं हम लोग एक दूसरा पर्स में लेके, तो मूवेबल हुआ कि नहीं? आपके पास पैसा है, जो करेंसी है जो आपके पास। लेकिन लॉ क्या बोलता है सेक्शन 27 कि गुड्स की डेफिनेशन में हर प्रकार का मूवेबल प्रॉपर्टी आएगा, एक्शनेबल क्लेम एंड मनी को छोड़कर, अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। इसका मतलब बच्चों क्या हो गया? आंसर दो। क्या एक्शनेबल क्लेम एंड मनी मूवेबल है, लेकिन क्या उसको गुड्स माना जाएगा? आर दे गुड्स एज पर द डेफिनेशन? आर दे गुड्स एज पर द डेफिनेशन? नो। चलो 2 मिनट में मान भी लेता हूं कि वो मूवेबल है, लेकिन उसको गुड्स नहीं बोलने का, क्योंकि डेफिनेशन ने इसे स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया है। डेफिनेशन ने इसे बाहर रखा है गुड्स के डेफिनेशन से, बराबर है? अदर देन वर्ड समझ में आया सबको? अदर देन मतलब क्या? एक्सक्लूडिंग। अदर देन मतलब क्या? एक्सक्लूडिंग। मतलब ये गुड्स का डेफिनेशन में नहीं आएगा। चलो आगे बच्चों, डेफिनेशन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। डेफिनेशन को देखो क्या, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, सॉरी एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। अब बच्चों आपको डाउट आ रहा है एक्शनेबल क्लेम मतलब क्या? डाउट तो आ रहा होगा, सर आपने एक्शनेबल क्लेम हमको बताया नहीं। तो बच्चों मैं एक्शनेबल क्लेम का मीनिंग बता दूं। आपने सुना है कभी डेप्ट, कर्ज, कर्ज, कर्ज? See, I'm not talking about bill of exchange. Bill of exchange, bills receivable, that comes under the definition of money. It is one type of money given है। Am I right? बच्चों डेप्ट, कर्ज समझते हैं ना, कर्ज? बच्चों मान लो राहुल सर को मैंने गुड्स बेचा एंड उन्होंने मुझे क्या कहा, गिरीश सर मैं आपके 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा 10,000 का। तो इसका मतलब 10,000 का कर्ज हो गया कि नहीं उनके ऊपर? हेलो, 10,000 का डेप्ट हो गया कि नहीं? हाँ। तो बच्चों ये जो कर्ज है, डेप्ट है, ये देना ये राहुल सर का लाइबिलिटी है कि नहीं? गिरीश को ये पैसे देना राहुल सर का लाइबिलिटी है कि नहीं?
तो बताओ गिरीश सर का क्या है फिर ये डेप्ट? डेप्ट लेना गिरीश सर का क्या है? गिरीश सर का क्या है? अगर राहुल सर की लाइबिलिटी है पैसा देना कि 10,000 देना है, तो गिरीश सर का एसेट हुआ ना बच्चों। यही कारण है हम डेटर को कहां दिखाते हैं? बैलेंस शीट में। हम अपने डेटर्स को कहां दिखाते हैं बैलेंस शीट में? एसेट साइड में। तो बच्चों ये जो 10,000 का डेप्ट है कि नहीं, ये डेप्ट गिरीश के लिए, ये डेप्ट गिरीश के लिए एक्शनेबल क्लेम है। डू यू अंडरस्टैंड? ये डेप्ट गिरीश के लिए एक्शनेबल क्लेम है। व्हाई द वर्ड आई एम यूजिंग एक्शनेबल क्लेम? ये पैसा गिरीश को नहीं मिला तो गिरीश लीगल एक्शन लेकर कोर्ट में जाकर अपना क्लेम ले सकता है कि नहीं कोर्ट की मदद से? हेलो 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 हेलो, आपको समझा वर्ड एक्शनेबल क्लेम कहां से आया? एक प्रकार का अनसिक्योर डेप्ट होता है ना, अनसिक्योर डेप्ट। बच्चों मान लो कल को राहुल सर मुझे नहीं दे रहे हैं 10,000, जो कि मुझे लेने का हक है, मुझे उनसे पैसा लेने का जो हक है, राइट है। कल को वो राहुल सर नहीं दे रहे हैं तो आपको लगता नहीं मैं मेरा राइट्स एक्सरसाइज करूंगा, उनके ऊपर केस करके एंड अपना पैसा वसूल करूंगा, उनके ऊपर लीगल एक्शन लेकर मैं अपना पैसा लीगली वसूल करूंगा, मेरा क्लेम वसूल करूंगा। तो बच्चों इसी को हम एक्शनेबल क्लेम कहते हैं। अब